हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार। आज का सखी सहेली का सफर आज आप तय करेंगे मेरे साथ। तो जो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए श्रोता हैं, हमारी बहुत सारी सखियां हैं, उन्हें तो पता होगा कि आज क्या क्या विषय हैं हमारे सखी सहेली के। लेकिन वो श्रोता जिन्हें नहीं मालूम कि आज किन विषयों पर बात होने वाली है और वो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, तो वो हमसे जुड़ जाएं और हम बता देते हैं उनको आज के विषय। आज दो बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, इसके बारे में बात होगी, और विश्व किडनी दिवस है। हमारी सेहत से जुड़ा ये विषय है और जो गणित का विषय है, कह सकते हैं कि पूरे जीवन में ये गणित चलता रहता है, इससे जुड़ी बातें होंगी। इसके अलावा वो दिन याद करो, ये विषय है। इसमें हम बात करेंगे उन दिनों की जब ब्यूटी पार्लर नहीं जाया करती थी महिलाएं अमूमन, और जब पहली बार ब्यूटी पार्लर उन्हें जाना पड़ा, या किसी काम से वो गई, किसी के साथ गई, या खुद किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए गई, कुछ और करवाने के लिए गई थी, तो उनका अनुभव कैसा रहा और ये जो अलग चीज़ उन्होंने महसूस की थी ब्यूटी पार्लर जाकर, उस चीज़ के बारे में वो साझा कर सकती हैं। हालांकि अब जो युग है, इसमें तो ब्यूटी पार्लर जाना बड़ी आम बात हो गई है। इसके अलावा पर्यटन का जो विषय है हमारा, यहाँ हम आपको आज घुमाने ले चलेंगे रणथंभौर। बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये है एक अभयारण्य। इसके बारे में भी हमारे बहुत सारे सुनने वाले हैं जो लिखकर भेज रहे हैं, और जो भी लोग इस जगह पर घूमकर आ चुके हैं वो भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
एक बार फिर जुड़ जाते हैं हम अपने सुनने वालों के साथ में और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की। तो देखिए ना, हमारे शरीर का अगर हम जिक्र करें तो कहीं कहीं कोई अंग एक है, कोई दो है, यानी कि जोड़ियों में है, और नसों की धमनियों की बात की जाए तो अनगिनत है। तो गणित हर जगह पर चलता है और गणित एक बड़ा दिलचस्प और आकर्षक विषय है। हर किसी को इसकी समझ जरूर होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए गणित जरूर सीखें और इसे पूरे आनंद के साथ में मजे लेकर सीखना चाहिए। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि गणित को एक जश्न की तरह अगर आप मनाएंगे तो ये बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती है। भारत में अगर देखें तो गणित का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, जो लगभग 3300 या 1300 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। और इस अवधि में भारत के गणितज्ञों ने संख्याओं के लिए एक प्रणाली विकसित की जो दशमलव की प्रणाली पर आधारित थी। उन्होंने ज्यामिति और त्रिकोणमिति के जो मूल सिद्धांत थे उन्हें विकसित किया। और यह भी माना जाता है कि भारत में जो गणित के जनक हैं वो माने जाते हैं आर्यभट्ट। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस विश्व स्तर पर आयोजित इतना एक बड़ा कार्यक्रम है जिसे हम एक उत्सव की तरह मनाते हैं, इसीलिए इसे गणित का उत्सव भी हम कह सकते हैं। और इसका उद्देश्य है लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो चीजें हैं वो बताना और गणित की जो जरूरी भूमिका है हमारे जीवन में, इसके बारे में लोगों को शिक्षित करना, जीवन में की गुणवत्ता में सुधार करना, खासतौर पे महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना और वो भी अपनी भागीदारी हर जगह दे सकें, उनको भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये कोशिशें जारी हैं। इसके बारे में हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी बहुत सारे संदेश भेज रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। इसको मनाने का उद्देश्य है कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में गणितीय विज्ञान द्वारा निभाई गई मौलिक भूमिकाओं को प्रदर्शित करना। और इसके बाद में हमारे एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज का विषय गणित दिवस पूरे पढ़ाई काल में सबसे कठिन विषय ये हुआ करता था, पर बहुत ज़रूरी विषय भी है और ज़िंदगी भी जोड़ और घटाव से ही चलती है, इसलिए इस ज्ञान को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक और कमेंट आया है हमारे सुनने वाले का, वो लिखते हैं कि 14 मार्च को गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। गणितीय स्थिरांक पाई का सम्मान करने के लिए ये मनाया जाता है जो एक वृत्त की परिधि के अनुपात को उसके व्यास में व्यक्त करता है। पाई का मान 13.14 है। हर साल सभी देशों का स्वागत उन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए किया जाता है जो स्कूलों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अन्य स्थानों में जनता और छात्रों के लिए खुल जाते हैं। अपनी 205वीं बैठक में यूनेस्को ने कार्यकारी परिषद ने 14 मार्च को गणित दिवस मनाने के लिए घोषित किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वाले इस तरह से साझा कर रहे हैं। और गणित दिवस के मुख्य लक्ष्य में गणित के महत्व के बारे में आम जनता को समझाया जाए, इसके बारे में विकास किया जाए और आपदा प्रबंधन में गणित की भूमिका जो है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को बढ़ाना, ये सभी इसके उद्देश्य में आते हैं। और हर साल इसे मनाने के लिए एक नई थीम बनाई जाती है, कह सकते हैं कि एक नया विषय होता है जब ये गणित दिवस मनाया जाता है। तो इस साल जिस विषय को चुना गया है ये है गणित के साथ खेलना। और वाकई में अगर खेल खेल में गणित को सीखा जाए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान हो जाती है। अधिकांश लोगों को यह भी लगता है कि गणित सीखना बहुत ही कठिन है, लेकिन कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर यह आधारित होता है, तो उन्हें अगर सीख लिया जाए, थोड़ा सा समझ लिया जाए और इस आधार को मजबूत कर लें तो ये सबसे आसान विषय हो सकता है हमारे लिए। और हम ये भी कहेंगे कि दुनिया को समझने में भी गणित हमारी मदद करता है। गणित केवल संख्याएं नहीं बल्कि हमारे आसपास की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने की एक बड़ी विशेष कला है और बहुत रोचक विषय भी है। और ये कोई विशिष्ट सीमित क्षेत्र नहीं है, संगीत का क्षेत्र है, कला, नृत्य, खेल, विज्ञान, वित्त, ऐसे बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में भी गणित अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे संगीत की हमने बात की तो संगीत के सुर 7 होते हैं, यहाँ भी गणित आ गया।
कोई भी खेल हो तो वहाँ खिलाड़ियों की संख्या भी एक नियत संख्या होती है। तो यहाँ भी गणित आता है। जो तारीखें हम देखते हैं या सूर्य चंद्रमा की गतिविधियां और बहुत सारी तिथियों की आगामी घोषणा जो कर दी जाती है, आने वाले त्योहारों की जो घोषणाएं कर दी जाती हैं, इसमें भी गणित की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए जितना इसमें हम उतरते जाते हैं, ये सारे तथ्य बहुत ही रोचक होते जाते हैं और बहुत सारे समाधान हमें मिलते जाते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यकता है कि गणित दिवस को हम एक उत्सव की तरह मनाएं, क्योंकि ये दिन शिक्षा में गणित के महत्व को दोबारा समझने के लिए हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। और अब सुनवाते हैं आपको एक गीत। बिल्कुल सही बात है कि 1/2 कर लेने से प्यार जो है वो कभी नहीं बढ़ता और माता-पिता का प्यार उसे तो बाँटना भी नहीं चाहिए। और जब परिवार के सारे सदस्य मिलते हैं तो ये प्यार बढ़ता ही है और कई गुना हो जाता है। यहाँ भी गणित आ जाती है। गणित की बात पर हमारे एक सुनने वाले लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस विभिन्न विषयों के क्रम में गणित का भी एक विषय रूप हमारी पढ़ाई की शुरुआत से ही पढ़ते हम चले आए हैं इसके बारे में, लेकिन ये हमारे जीवन के प्रत्येक घटनाओं से जुड़ा विषय है। तभी आचार्यों ने भी उसे परिभाषित करते हुए कहा है कि संख्या स्यात् गणितम।
क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है। इसी तरह से जब हम बात कर रहे थे कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारी धमनियां हैं, और किडनी एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में दो होते हैं। कई बार बहुत से अवसर पर ऐसा होता है कि किसी घातक दुष्परिणामों के चलते एक किडनी जब हमारी खराब हो जाती है तो एक किडनी पर भी हमारा शरीर चल सकता है। आज ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व किडनी दिवस। मानव शरीर में शरीर के हर हिस्से का अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है और बड़ा महत्व होता है। और किडनी के काम की हम बात करें तो इसका काम है शरीर में खून को शुद्ध करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, अम्ल क्षार का बैलेंस बनाए रखना और खून का जो दबाव है उसको नियंत्रित रखना। किडनी से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में जो किडनी से संबंधित बीमारियां हो रही हैं उनके प्रति जागरूक किया जा सके। विश्व किडनी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था और इसकी शुरुआत इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने की थी। और जैसा हम गणित दिवस के विषय में ही बात कर रहे थे कि कोई भी दिवस जब मनाया जाता है तो एक विषय यानी एक थीम उसके लिए चुनी जाती है, तो किडनी दिवस के लिए भी इस साल एक थीम चुनी गई है और ये थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, यानी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और इसके लिए जो भी अभ्यास करवाए जा सकते हैं या जो दवाइयां हैं, किस तरह की दवाइयां देनी चाहिए, किस तरह से इसके सामान की पहुंच को आगे बढ़ाना है, इस बारे में बातचीत की जाएगी और जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। आज के समय में जो बिगड़ती हुई या हम कह सकते हैं कि अव्यवस्थित जीवन शैली है हमारी, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को किडनी की समस्याओं से जूझना पड़ जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो हमारी जीवन शैली है उसमें अगर हम थोड़ा सा सुधार करें तो ना सिर्फ किडनी की से संबंधित बीमारियां और भी जो बहुत सारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं उनमें भी हम अपनी को सुधार सकते हैं और रोग रहित जीवन हम जी सकते हैं। जो रिसर्च बहुत सारी चीज़ों को लेकर की जाती है ना, तो ये रिसर्च जब की गई तब इसमें पता लगा कि विश्व में करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्रॉनिक डिजीज यानी कि जो किडनी की बीमारियां हैं उनसे ग्रसित हो गए हैं। जो मधुमेह के मरीज होते हैं यानी कि जिनमें डायबिटीज है, उनकी किडनी से जुड़े रोगों उनमें हो जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो इसी और जो डायबिटीज है यानी मधुमेह जो है वो जीवन शैली से जुड़ा हुआ है ही एक रोग है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि जो हमारी जीवन शैली है, हमारा खान पान है, हमारे सोने उठने का समय है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, इनमें हम सुधार करें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि किडनी की बीमारी के बारे में हमें जल्दी पता चल जाता है तो उसका उपचार करना भी आसान हो जाता है, साथ ही मरीज भी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। कई बार मरीज इसके लक्षण को नजरअंदाज कर देते हैं और इसकी समस्या बढ़ जाती है। नियमित दर्द निवारक दवाई का सेवन करने से किडनी काफी घातक हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें कई बार लगता है कि कोई मामूली दर्द है और हम कोई भी दर्द निवारक दवा ले लेते हैं और हम ये महसूस ही नहीं कर पाते कि ये दर्द किडनी से संबंधित हो सकता है। और उस दर्द को बार बार उन दवाओं से जब दबाया जाता है तो वो रोग भीतर ही भीतर बड़ा रूप लेने लगता है। तो किसी भी बीमारी को समझने के लिए जरूरी है कि शुरुआती लक्षण जब आपको दिखने लगे तभी आप उसके उपचार पर ध्यान दें। जब कोई छोटा भी लक्षण नजर आए तो आप जाएं, अपनी जांच करवाएं शरीर की। तो कोई बीमारी अगर पनप रही है आपके शरीर में तो उसका जो पता है वो शुरुआती तौर पर लग जाएगा और उपचार करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह से हमारे एक श्रोता का संदेश है कि किडनी की बीमारी का पता लगाने के लिए नियमित जांच करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समस्याएं आजकल बहुत ही बढ़ रही हैं। इसके लक्षण हैं रात में नींद ना आना, बार बार यूरिन जाना, आंखों के नीचे और पैरों पर सूजन आ जाना, भूख में कमी, मांसपेशियों में ऐंठन, हमेशा थकावट और एकाग्रता की समस्या रहना, ये सभी खराब किडनी के संकेत हैं। तो हमारे सुनने वाले बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि इनमें से कोई भी संकेत अगर आपका शरीर दे रहा है तो जरूरी है कि आप जांच करवा लें। आगे इन्होंने लिखा है कि कम से कम 8 ग्लास पानी सारे दिन में अवश्य पिएं, नमक का प्रयोग कम करें, जो दर्द निवारक दवाइयां हैं उनका सेवन कम से कम करें। आगे लिखते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत करीब से देखा है जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुका है।
और सामान्य जीवन जीने में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए समय रहते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज़रूरी है कि बातचीत के बीच-बीच में हम भी ध्यान रखें कि हमारे सुनने वाले जो हैं उन्हें गीत सुनना भी पसंद है। अखियों ही अखियों में, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। ये तो कब का सोचा है, अब सोच जरा कुछ आगे, मेरा दिल तो लगा मचलने जिसमें कई अरमा जागे। तू भी तो जान ले बदले, कुछ होती है दुनियादारी, कुछ प्यार की भी रस्में हैं जो प्यार से भी है प्यारी। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। झूम के आ पहलू में और छोड़ ये रस्में कसमें, कहते हैं जवानी में दिल रहता नहीं अपने बस में। फिर से वही बहकी बातें, फिर छेड़ा वही फसाना, अब कैसे तुझे समझाऊं, मुश्किल है तुझे समझाना। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ये हम सभी जानते हैं। और किडनी हमारी अगर खराब हो जाए तो इसका जो असर है वो पूरे शरीर पर और हमारे पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए किडनी दिवस मनाया जाता है कि इसके महत्व को हम सभी लोगों तक पहुंचा सकें, इसके बारे में समझा सकें। किडनी रोग निवारण के लिए हमेशा फिट बने रहना बहुत ज़रूरी है और जो गतिहीन जीवन शैली है उससे हम बचें। खासतौर से जो नशीले पदार्थों का या तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं उनसे परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही संतुलित आहार आपको लेना चाहिए ताकि कोई भी बीमारी होने से आप बच सकें। जो ब्लड शुगर लेवल है जिसे हम रक्त शर्करा कहते हैं उसकी भी नियमित जांच करवाते रहना बहुत ज़रूरी है।
और जो भी चीज़ें हैं हमारे शरीर में अगर कोई बदलाव हम देखते हैं तो तुरंत जांच करवा लें ताकि पता लग जाए। रक्तचाप का जो स्तर है उसकी भी जांच करते रहें और जो तरल पदार्थ है वो भी बहुत ज़्यादा हमें पीना चाहिए। जब मौसम बदल रहा है, जब शुष्क मौसम आता है, जैसे अब गर्मियों का मौसम शुरू बस होने को ही है और गर्मी बहुत तेज़ होने वाली है, तो पानी आप ज़रूर पीते रहें। बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पर वे मरीज़ जिनको किडनी से संबंधित कोई समस्या है उनको तो पानी पीना ही चाहिए। किडनी की अच्छी सेहत के लिए जीवन शैली में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे गुर्दे की कार्यप्रणाली की निगरानी रखनी है। गुर्दे की बीमारी के लक्षणों का जल्दी पता लगाने के लिए नियमित स्वास्थ्य की जांच करवानी है और शीघ्र पता लग जाने पर कार्रवाई भी करनी है और देखभाल भी संभव हो सकती है। लगातार तनाव की जो स्थिति है उससे रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है और जब उच्च रक्तचाप होता है वो बहुत ही बड़ा जोखिम है किडनी के रोगों के लिए। तनाव को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान करें, गहरी गहरी सांस लेने वाले जो व्यायाम हैं वो कर सकते हैं, या फिर जो अपनी हॉबी है, अपने शौक हैं उनको जिएं, उनमें पूरा आनंद लेकर उन कामों को करें। तो ये जो खुशी है मन की, ये बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात देती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्वस्थ रहने के लिए नींद हमेशा पूरी लेनी चाहिए और आप गहरी नींद लें। सोते समय आपका बिस्तर बिल्कुल आरामदायक होना चाहिए। आप ऐसी जगह, जब जगह बदलती है तब भी हमें नींद नहीं आती, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें कि प्रॉपर तकिया जो हमारा है वो हमें मिलता रहे, हमारा बिस्तर एक ही हो। जब ये चीज़ें बदलती हैं तो भी हमारी नींद में खलल आ जाता है और नींद की कमी भी किडनी की कार्यप्रणाली है उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल देती है। इसलिए कह सकते हैं कि नींद भी पूरी लेनी चाहिए। और एक बहुत अच्छा संदेश हमारे श्रोता का है, लिखते हैं कि रिश्तेदारी में एक किडनी के मरीज हुए। जब वो डॉक्टर से मिलने गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपने तो खुद ही अपना इलाज करके आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, चांदी, भस्म, लौ खा खाकर अपनी किडनी को डैमेज कर लिया है। तो बहुत बार आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिसमें ये भस्म और चूर्ण होते हैं किडनी पर ये काम नहीं कर पाती हैं, उसे किडनी पर असर ज़्यादा होता है और उनका इलाज बहुत ही लंबा चला। तो ये कहना बिल्कुल सही है, आप अपने आप से कोई भी इलाज ना करें। इलाज की पद्धति चाहे वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आप खुद से कोई भी पद्धति को ना अपने ऊपर अप्लाई करें। आप ज़रूर अगर आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं तो किसी अच्छे वैद्य से अपनी जांच करवाएं। एलोपैथी कर रहे हैं तो किसी पैथोलॉजी सेंटर में पहले जांच करवाइए, उसके बाद डॉक्टर को पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट दिखाएं और फिर इलाज शुरू करें। तो नीम हकीम खतरा जान वाली जो स्थिति है वो नहीं बनेगी अगर आप सही तरीके से इलाज करेंगे। और इसी तरह से आगे इनका कहना है कि आप कोई भी जड़ी बूटी औषधि लेने से पहले किसी भी जो विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क ज़रूर कर लें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो और आपकी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और बातें करते करते जब मेरी नज़र पड़ी घड़ी पर तो मैंने देखा कि एक अंतराल का समय हो चुका है। जो महत्वपूर्ण दिवस थे उनकी बातें तो हो गई और अब लगता है कि कहीं घूमने चला जाए। तो आज हम घूमने के लिए जाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर जगह जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर में जो कि सवाई माधोपुर के पास है। और जब हम छोटे थे तो आपको याद होगा कि किस्से कहानियां जब हम सुना करते थे तो उसमें शेर की कहानी, बाघ की कहानी हम ज़रूर सुनते थे और बड़ा रोमांच होता था उन कहानियों को सुनने में। तो पहले एक गीत सुनेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी, अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई फिरकी बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल, वो पास, मैं पसीना, वो दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? ला 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 ला। अभी आपने सुना, इस गीत में जिक्र था शेर का। और इसी तरह के जो बहुत सारे जंगली जानवर हैं, बाघ हैं,
वो रणथंभौर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ ज़रूर आपको देखने मिल सकते हैं। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर से लगभग 13.5 किलोमीटर की दूरी पर ये राष्ट्रीय उद्यान है। विंध्य पर्वत और अरावली पर्वत से घिरी हुई ये जगह है जो टाइगर सेंचुरी है और सैलानी यहाँ पर खास तौर पर बाघ देखने, जो अन्य जंगली जानवर हैं उनको देखने बड़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ आकर बहुत नज़दीक से वो बाघ को देखने का अनुभव कर पाते हैं और बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी वे देखते हैं जो कि बहुत दुर्लभ प्रजातियों के होते हैं और वो प्रजातियां जो आज लुप्त हो रही हैं उनका संरक्षण इस अभयारण्य में किया जाता है। लगभग 400 से 500 वर्ग मीटर में के क्षेत्र में यह अभयारण्य फैला हुआ है और कह सकते हैं कि ये बहुत पुराने ज़माने की याद हमें दिलाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे जलाशय भी हैं, जैसे वहाँ पर है एक पद्म तालाब, एक राजा बाग तालाब है और मालिका तालाब भी है। और ये तालाब जो है, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है इस इलाके में तो इस जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, बाघ हैं, उनको इन जलाशयों का पानी बहुत राहत देता है। और यहाँ सैर करते समय बहुत सारे पुराने खंडहर भी हमारे सैलानियों को देखने के लिए मिल सकते हैं। हमारे एक श्रोता सुनने वाले लिखते हैं कि सुरभि एक कार्यक्रम जो दूरदर्शन पर आया करता था, रणथंभौर का जिक्र उन्होंने इसमें सुना था। तो भाई, जिन्होंने जिक्र सुना और जब दूरदर्शन पर हम कोई टीवी पर किसी कार्यक्रम को देखते हैं तो वहाँ जब चित्र दिखाए जाते हैं कि कैसे जंगल हैं, कैसे खंडहर हैं, तो मन में एक बड़ी ललक सी उठती है कि हमें भी ये जगह देखनी चाहिए। तो वैसे ही जब हम सुनते हैं तो सुनकर भी एक चित्र हमारी आंखों के सामने बनता है। तो ज़रूर जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना था, उनकी आंखों के सामने अगर ये चित्र बन रहा है कि ये टाइगर सेंचुरी कैसी हो सकती है, तो वो भी ज़रूर अपनी छुट्टियों में यहाँ जाने के लिए योजना बनाएंगे कि इस जगह भी घूमने चलना चाहिए। और इस अभयारण्य के जो बाघ हैं उनकी बड़ी खास बात यह है कि जब आगंतुक वहां आते हैं तो उनके सामने भी वो छुपते नहीं हैं या डरते घबराते नहीं हैं। बड़े बेधड़क उनके सामने अगर कोई छोटा जीव आ गया तो उसका बड़े बेधड़क वो शिकार करते हैं और वहीं वो जो बाघ आता है वो गर्दन में दबोच के अपने शिकार को आपके सामने से ले जाएगा। और जब तक आप उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े हैं, शांति से हैं, तो वो कोई ना आपको परेशान करते हैं। यानी कि जंगली जानवरों के साथ में छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है अगर आप ऐसे किसी अभयारण्य में घूमने जाते हैं। साल 1955 की बात है, तब भारत सरकार ने इसकी स्थापना सवाई माधोपुर में की थी खेल अभयारण्य के रूप में और 1973 में इसे एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। 1980 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। यहाँ आने वाले जो सैलानी हैं वो इन खतरनाक जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक जंगली वातावरण में बहुत थोड़ी सी दूरी से और उनके वास्तविक जीवन में देख सकते हैं और ये देखना बड़ा रोमांचक और अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। और बहुत सारे लोग यहाँ इन जानवरों की फोटोग्राफी के लिए भी आते हैं और वाकई में ये दृश्य बहुत सुंदर होता है। इसी तरह से रणथंभौर में एक बहुत प्राचीन किला भी है और किले की बात हो, राजा रानी की बात ना हो, तो चलिए गीत सुनते हैं। मैं एक राजा, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नजर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ।
मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे, जैसे सीप में मोती है, सागर में पानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ। जी, हर किले में राजा रानी जरूर होते हैं और रणथंभौर का ये जो किला है इसे बनवाया था 10वीं शताब्दी में यहाँ के चौहान शासकों ने। और हमारे एक सुनने वाले ने संदेश लिखकर भेजा है कि रणथंभौर अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। एक वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए यहाँ जाना, ये जो राजस्थान का ट्रिप है, ये जगह सबको बहुत पसंद आती है। एक और सुनने वाले हैं, वो लिखते हैं कि रणथंभौर में घूमने के लिए यहाँ का किला भी एक ऐसी जगह है जो आपके पर्यटक की लिस्ट में शामिल जरूर हो सकती है। ये किला सवाई माधोपुर के पास ही राष्ट्रीय उद्यान के पास बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि ये किला इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ प्राचीन शासक जो थे वो शिकार के लिए आया करते थे। साथ ही इस जगह का महत्व इसलिए भी है कि ये जगह विश्व धरोहर की सूची में आती है। इसके अलावा इस किले के आसपास बहुत सारी घाटियां हैं, झीलें हैं, पिकनिक स्पॉट हैं, वन्य जीवों की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। और हमारे एक सुनने वाले बड़ी जानकारी वाली बात ये बता रहे हैं कि रणथंभौर का वास्तविक नाम रणतहपुर है और इसका मतलब है कि रण की घाटी में स्थित नगर। तो दुर्ग की पहाड़ी के नीचे क्योंकि ये बना हुआ है इसीलिए इसका नाम रणथंभौर बन गया था। और इस किले का इतिहास ये बताता है कि अलग अलग समय पर इस किले पर बहुत सारे हमले किए गए। इसमें प्रमुख बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था 1209 में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में, फिरोज तुगलक ने 1325 में और आखिर में मुगलों ने इस किले को अपने अधीन कर लिया और मुगलों ने 19वीं शताब्दी में यह किला जयपुर के महाराजा को दे दिया था। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब तक ये किला जयपुर के महाराजा के पास ही था। इस किले की कई इमारतें जब बार बार हमले किए गए तो वो ध्वस्त हो गईं और खंडहर बन गईं। जो बचे हुए खंडहर हैं यहाँ पर ये भी बड़े आकर्षक लगते हैं और जब सैलानी इन्हें देखने आते हैं तो देखने के लिए जो भी अवशेष इन्हें मिलते हैं उन खंडहरों के, वहाँ पर 2 मंडप हैं, बादल महल है, दुल्ला महल, 32 खंभों वाली छतरी है, हमीर का दरबार। और ये उस किले की भव्यता की कहानी बताते हैं। इस किले में मंदिर, मस्जिद, बैरक, बावड़ी और बहुत सारे विशाल द्वार भी हैं। गणेश मंदिर के किले का जो मुख्य आकर्षण है वो है गणेश मंदिर जो इस किले के द्वार पर बना हुआ है। इस मंदिर का एक खास पहलू ये भी है कि जब भी वहाँ कोई शादियां होती हैं तो शादी का पहला निमंत्रण गणेश जी को भेजा जाता है। और इस किले में बहुत बड़ी संख्या में जो घरेलू जानवर जिन्हें हम कहते हैं ना, लंगूर है, गिलहरी है, बिल्लियां हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर पंछी ये देखे जा सकते हैं। किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। बड़ों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग प्रवेश शुल्क है। जुलाई से सितंबर तक ये किला पर्यटकों के लिए बंद रहता है और अक्टूबर से फरवरी का जो समय है ये सबसे अच्छा समय होता है रणथंभौर घूमने के लिए। और सवाई माधोपुर जो जगह है वो रेल और सड़क मार्गों से जुड़ी हुई है तो कहीं से भी आप पहुंच सकते हैं। अगर हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट जो है वो सबसे नजदीक का है।
इस गीत को सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम बात कर रहे हैं सजने संवरने की, यानी कि उन दिनों की जब पहली बार कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप पहली बार ब्यूटी पार्लर गए। बात है उस वक्त की जब ब्यूटी पार्लर ही बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। अब तो हर गली मोहल्ले में एक नहीं बल्कि 3-4 ब्यूटी पार्लर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन जब ब्यूटी पार्लर बहुत कम हुआ करते थे और घर की महिलाओं को इजाज़त भी नहीं हुआ करती थी ब्यूटी पार्लर जाने की, सबकी सोच ऐसी होती थी कि ये हमारे जाने की जगह ही नहीं है और आमतौर पर घर पर ही जो सौंदर्य के उपचार किए जाते हैं उनसे ही महिलाएं अपने आप को खूबसूरत दिखाने का प्रयास किया करती थी। तो इस पर हमारे अपने अनुभव साझा करते हुए हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं और हमारी एक सखी लिखती हैं कि मैं जब हमारे ज़माने में तो ब्यूटी पार्लर हुआ ही नहीं करते थे। शादी में भी मुझे मेरी सखियों ने ही मेकअप कर दिया था, इसलिए मेरे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है। तो जिनके पास अनुभव है अब उनकी बात सुन लेते हैं। लिखते हैं कि हमारे ज़माने में ब्यूटी पार्लर नहीं के बराबर थे। कुछ ज़रूरी हुआ तो हम घरेलू उबटन श्रृंगार करके अपने आप को सुंदर बना लिया करती थी। देवर की शादी थी, उसके रिसेप्शन के समय बहू को सजाने के लिए जब मैं जा रही थी तब मैं भी पार्लर चली गई और पार्लर में जाने के बाद पहले तो चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कुछ चेहरे पर अन्याय भी होता था, वो सब हुआ और फिर बालों को सेटिंग करने के लिए कुछ हेलमेट नुमा बड़ी सी चीज़ पहननी पड़ी और बाद में बड़ी घबराहट हुई। पर ये सब सुंदर बनने की बात थी, इसलिए मन मार कर बैठे रहे। जब घर लौटी तो सभी ने कहा, आज तो तुम्हारा चेहरा कुछ सूजा सूजा सा लग रहा है, कुछ बदला बदला लग रहा है। मैं सबसे अपना मुंह छुपाते फिर रही थी। जब मेरी सास को पता चला तो बोली, अच्छा भला चेहरा था, सत्यानाश करवा के चली आई। और आज भी जब जाना होता है तो पहले वाले पार्लर के दिन याद आ जाते हैं। सचमुच जब पहले पार्लर से जाकर महिलाएं आती थी तो पार्लर में बहुत ज़्यादा जब मेकअप कर दिया जाता था, क्योंकि उनको बहुत नेचुरल मेकअप की आदत थी। तो जब पहली बार कोई इतने ज़्यादा मेकअप में, बहुत भारी भरकम मेकअप में आपको देखता था तो उनको लगता था कि चेहरे पर बहुत बनावटीपन है या ये क्या करवा लिया अपने मुंह का। चेहरे पर अगर कुछ नया बालों का नया श्रृंगार किया तो वो हेसल भी बहुत अजीब लगता था उनको। इसी तरह से एक और कमेंट आया है हमारे पास में। ये लिखते हैं कि जब पहली बार गए ब्यूटी पार्लर, भाई खुलने का तो ब्यूटी पार्लर ही नहीं, भाई खुलने को तो ब्यूटी पार्लर ही नहीं अपितु उसके एकेडमी भी खुल गए हैं। फिर लेडीज़ नहीं अपितु जेंट्स पार्लर भी खुल गए हैं। ये बात भी सही है। अब सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि जो हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं वो भी कोई शादी ब्याह या ख़ास मौका जब होता है तो उनकी भी कोशिश रहती है कि वो पार्लर जाकर अपना जो साज श्रृंगार है, बालों का श्रृंगार है वो करवा कर आएँ। चेहरे पर जो फेशियल वगैरह है वो पुरुष भी करवाते हैं। आगे इन्होंने लिखा है क्योंकि जेंट्स पार्लर भी खुल गए हैं, लेकिन वहां जाने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ईश्वर ने अपनी कोई रचना खूबसूरत नहीं बनाई जो हमें सुंदर दिखाई देने के लिए कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करना है और हम बदसूरत हो जाएं। कॉस्मेटिक्स के अलावा इसके दुष्प्रभाव हमारी त्वचा को झेलने पड़ते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक देशी सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करें। तो कहने की बात यह है कि जब शादी ब्याह घर में होता है और समय नहीं होता महिलाओं के पास में तो हल्का फुल्का मेकअप कराने के लिए वो ज़रूर ब्यूटी पार्लर जा सकती हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ब्यूटी पार्लर यानी प्राकृतिक संरचना से छेड़छाड़। शायद हम पुरुष वर्ग तो इस बारे में नहीं जानते और अगर कोई जाते भी होंगे तो पता नहीं, मैं तो आज तक नहीं गया। ये जो हमारे श्रोता लिख रहे हैं ये नहीं गए, लेकिन अब बहुत सारे जो पुरुष हैं वो भी पार्लर जाने लगे हैं और पार्लर में सजने संवरने ना भी जाए तो बालों को आकर्षक बनाने के लिए उन पर जो रंगाई पुताई की जाती है उसके लिए ज़रूर जाते हैं। फिलहाल हम सुनते हैं एक गीत। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर
भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई। सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई। इसलिए छोड़ के दुनिया तेरी ओर खिंची चली आई। थी पत्थर तूने छूकर, थी पत्थर तूने छूकर, सोना कर दिया खड़ा। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम तो मेरे प्रियवर हो। सखी सहेली कार्यक्रम से चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।